हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ आप हमेशा अच्छे बने रहिए। आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्स, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। मैं अपने लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि हमने यूनिवर्स के जो नोट्स है वे अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए, वहाँ पे आप उसका लिंक देख लेना और वहाँ से उन्हें डाउनलोड कर लेना। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्स। आज हम यूनिवर्स, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, यूनिवर्स क्या होता है? क्या होता है यूनिवर्स? जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, टच कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, छू सकते हैं, वही सब ब्रह्मांड है, वही सब यूनिवर्स है। जो भी हम महसूस कर लें, हमने बोर्ड को टच किया, ये भी यूनिवर्स है। हमने इस मार्कर को टच किया, ये भी यूनिवर्स है। हमने इस डस्टर को टच किया, ये भी यूनिवर्स है। हम छोटे से छोटा पार्टिकल, छोटे से छोटा, जो सबसे छोटा होता है कॉर्क, उस पार्टिकल से लेके बड़ी से बड़ी गैलेक्सी, वही यूनिवर्स है। टाइनिएस्ट पार्टिकल टू मैसिव गैलेक्सी, मैसिव गैलेक्सी, ये सभी के सभी यूनिवर्स हैं। ये सभी यूनिवर्स हैं। अब हमें देखना यह है कि ये यूनिवर्स वर्ड आया कहां से। यूनिवर्स वर्ड जो है वो यूनिवर्सम से बना है। यूनिवर्सम, यूनिवर्सम, ये एक लैटिन वर्ड है। ध्यान रखना, ये एक लैटिन वर्ड है। ये एक लैटिन वर्ड है, यूनिवर्सम। यूनिवर्सम एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। अभी तक जो हमारे यूनिवर्स में जो भी गैलेक्सी विजिबल है, जिन गैलेक्सीज को हम देख सकते हैं टेलीस्कोप की हेल्प से, जो विजिबल गैलेक्सी है, वे अभी तक 100 बिलियन है। 100 बिलियन गैलेक्सी है अभी तक हमारे यूनिवर्स में। 100 बिलियन गैलेक्सी, 100 बिलियन गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में। और हर एक गैलेक्सी, सपोज करो 1 गैलेक्सी, 2 गैलेक्सी, 3 गैलेक्सी, 4 गैलेक्सी, अप टू 100 बिलियन गैलेक्सी, ये गैलेक्सीज है। अगर हम इन सभी गैलेक्सीज का एवरेज निकालें, एवरेज स्टार पॉपुलेशन कि कितनी स्टार पॉपुलेशन निकाले कि कितने स्टार्स हर गैलेक्सी में है, एवरेज, तो वे भी 100 बिलियन है। वे भी 100 बिलियन स्टार है। हर गैलेक्सी का अगर हम एवरेज निकाले तो वे भी हमारे पास 100 बिलियन स्टार्स रहते हैं। 100 बिलियन स्टार्स। तो इस तरह हमें क्या पता चलता है कि हमारे यूनिवर्स में टोटल कितने स्टार हुए। अगर हम देखें 10 टू द पावर 11 गैलेक्सी, और हर गैलेक्सी में 10 टू द पावर 11 स्टार, तो टोटल कितने स्टार हुए हमारे पास? टोटल स्टार कितना हुआ हमारे पास? टोटल स्टार हुए हमारे पास 10 टू द पावर 22। ठीक है, टोटल स्टार हुए हमारे पास 10 टू द पावर 22। अगर हम बात करें यूनिवर्स की एज की, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स की जो एज है, एज ऑफ यूनिवर्स जो है वो है हमारी 13.79 बिलियन ईयर्स। इतनी इसकी एज है यूनिवर्स की। बिग बैंग, जब बिग बैंग हुआ था तो वो 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, जो बिग बैंग हुआ था। अगर देखा जाए तब से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है। तब से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है, ठीक है। अब यूनिवर्स के उत्पत्ति को देखा जाए तो उसके हिसाब से कुछ थ्योरीज दी गई है। यूनिवर्स की उत्पत्ति को देखे तो उसके लिए कुछ थ्योरीज दी गई है। हम उन थ्योरीज को पढ़ेंगे डिटेल में, एक एक थ्योरीज को। यूनिवर्स के इवोल्यूशन के लिए जो थ्योरीज दी गई है उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना।
ये जो सब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, ये सब मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, वहां से आप अच्छे से पढ़ लेना। और हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे यूनिवर्स के इवोल्यूशन में, कुछ भी नहीं छोड़े, हम सब पढ़ते जाएंगे, सब पढ़ लेंगे। आपको कहीं भी इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सब कुछ पढ़ेंगे। छोटे से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम थ्योरीज की, जिनसे हमें पता चला कि यूनिवर्स बन रहा है, या यूनिवर्स फैल रहा है, या यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई। इनमें हम 3 थ्योरीज पढ़ेंगे। 3 थ्योरीज पढ़ेंगे। सबसे पहली थ्योरी पढ़ेंगे हम बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी। सेकंड पढ़ेंगे हम स्टडी स्टेट थ्योरी। थर्ड पढ़ेंगे हम पल्सेटिंग थ्योरी, पल्सेटिंग थ्योरी। ये सब थ्योरीज हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इन सभी थ्योरीज को देखें तो सभी थ्योरीज एक ही बात कहती है कि हमारा यूनिवर्स फैल रहा है। लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा वैलिडेटेड थ्योरी है, जो मोस्ट वैलिडेटेड थ्योरी है, वो हमारी बिग बैंग थ्योरी। तो सबसे पहले हम बिग बैंग थ्योरी को पढ़ेंगे। बिग बैंग थ्योरी में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, सब कुछ, इतने से लेके पूरे ब्रह्मांड तक पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। कैसे कैसे क्या बना, इलेक्ट्रॉन कैसे आया, प्रोटॉन कैसे आया, गैसेस कैसे बनी, सब कुछ समझाऊंगा अब मैं आपको बिग बैंग थ्योरी। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है ना। ये आपने देख लिया, ठीक है। जो भी मैं आपको इस बोर्ड पे कराऊं, लिखता हूं, आप उसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास लिखने का इतना टाइम तो होता नहीं। आप उसका जनरली स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। ओके, अब हम करते हैं बिग बैंग थ्योरी, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इससे जनरली हर बार 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ जाता है, चाहे कोई यूपीएससी का एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम है या कोई अदर एग्जाम हो, सभी में इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट हमारी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, देखिए समझिए क्या होता है बिग बैंग। आपने कभी दिवाली पे, फेस्टिवल्स पे, कुछ ओकेजन्स पे आपने देखा होगा कि आप लोग बॉम्ब या पटाखे फोड़ते हैं, बर्स्ट होते हैं, तो वो पटाखा छोटा होता है बहुत ही, लेकिन जो वो बर्स्ट होता है एकदम से, जब वो फटता है, तो आपने देखा होगा उसका धुआं भी आकाश में उड़ जाता है। धुआं ब्लैक कलर का होता है, जो उसका धुआं भी होता है साथ में। वो धुआं क्या है, गैसेस है वो, और उसमें छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, वही बिग बैंग है। मतलब जो पटाखा फटता है और धुआं बन गया और उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वही बिग बैंग है। बिग बैंग का प्रोसेस भी यही है। बिग बैंग की स्टार्टिंग ऐसे हुई थी, एक छोटे सा पार्टिकल था, टिनी फायर बोलते, टिनी बहुत छोटी सी, जिसका इनफाइनाइट टेम्परेचर था और जिसकी इनफिनाइट डेंसिटी थी। टिनी बॉल, एक टाइनी बॉल थी जिसका इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट डेंसिटी थी, और ये अनइमेजिनेबल स्मॉल पॉइंट था, अनइमेजिनेबल। अनइमेजिनेबल स्मॉल पॉइंट बॉल थी, ठीक है। और इसमें एकदम से क्या होता है, बर्स्ट होता है, वहां से बिग बैंग की शुरुआत होती है। अब बात आती है बिग बैंग थ्योरी दी किसने। 1927 में ये थ्योरी जॉर्ज लेमेत्रे ने दी थी। उनका पूरा नाम था एबे जॉर्ज लेमेत्रे। एबे जॉर्ज लेमेत्रे, ये एक बेल्जियम के एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने थ्योरी दी थी। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये कैथोलिक चर्च के पादरी थे। कैथोलिक चर्च के पादरी, ये कैथोलिक चर्च के पादरी थे, एक प्रीस्ट थे,
कैथोलिक चर्च के। जब 1927 में इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी और इन्होंने कहा कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और वो इस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो उस टाइम के जितने भी ज्योग्राफर्स थे, जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स थे, तो सभी के सभी उनका मजाक बनाने लगे, हंसने लगे उनकी बातों पे। बोले कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सभी नई नई थ्योरीज लेके आ रहे थे। कोई 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 किसी थ्योरी को फॉलो कर रहा था, कोई किसी थ्योरी को फॉलो कर रहा था। तो इन्होंने बताया कि नहीं, ब्रह्मांड फैल रहा है, हमारा यूनिवर्स फैल रहा है, वो एक छोटी सी बॉल से उत्पन्न हुआ है। लेकिन सभी उस टाइम पे उन पे हंसने लगे, तभी उनकी इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 1929 इन्होंने थ्योरी दी थी 1927 में, लेकिन 1929 में एडविन हबल आते हैं, जिनके नाम से हबल टेलीस्कोप है, जो बहुत ही फेमस है। आप सब भी जानते हैं हबल टेलीस्कोप की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, सभी जानते हैं। तो 1929 में एडविन हबल आते हैं, एडविन हबल आते हैं। तो वे कहते हैं कि नहीं, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है, जो पता चला उनके टेलीस्कोप से। तो लोगों ने तब मानना स्टार्ट किया कि हां, जॉर्ज लेमेत्रे ठीक थे। उससे पहले लोगों ने उनका मजाक बनाया, उनको नहीं माना, उनको सीरियस नहीं लिया। लेकिन उसके बाद मानना स्टार्ट किया कि नहीं नहीं, वे ठीक थे। ठीक है, ये बेल्जियम के थे, बेल्जियम, ध्यान रखना बेल्जियम, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। यूनिवर्स की खास बात क्या होती है कि यूनिवर्स पहले एक्सपेंड होता है, फिर वो कूल होता है, ठंडा हो जाता है। जब ठंडा होता है तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब। ठीक है, अब हम इसका पूरा प्रोसेस जानेंगे कि पूरा प्रोसेस है क्या। ठीक है, अब इसका प्रोसेस देखते हैं, टाइम स्केल देखेंगे। टाइम स्केल क्या है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा टाइम स्केल के हिसाब से। ठीक है, टाइम स्केल। अब हम टाइम स्केल देखते हैं, देखिए क्या होता है टाइम स्केल। बिग बैंग का टाइम स्केल देखते हैं क्या होता है। पहले मैं आपको छोटा सा, उससे पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूं। ये वो टाइनी बॉल है, ये वो टाइनी बॉल है, ठीक है ना, जिससे बर्स्ट होता है, ऐसे ऐसे, ये पूरा का पूरा बर्स्ट होता है। जब वो बर्स्ट होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं बिखर जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स बिखर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी ग्रीस देखा, ग्रीस को उबाल दे, खोलता हुआ ग्रीस, इस तरह का एक सीडिंग सूप बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और कॉर्क्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्लस कॉर्क्स ये बिखरे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन और कॉर्क्स बिखरे रहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, रिएक्शन कर नहीं पाते आपस में। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है लेकिन रिएक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि एक एटम को बनने के लिए क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव भी तो चाहिए, प्रोटॉन चाहिएगा। अब लेकिन प्रोटॉन सबसे छोटा क्या होता है, प्रोटॉन में क्वार्क्स। अब क्या होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन जाता है, जैसे जैसे ये एक्सपेंड करेगा टेम्परेचर डाउन जाएगा। लेकिन अब क्वार्क्स की जगह बन जाते हैं हमारे क्या, प्रोटॉन। अब बन जाते हैं प्रोटॉन्स, लेकिन अभी भी इतना हॉट है कि ये आपस में एक एटम अभी नहीं बन पा रहा है। ठीक है, जिससे लाइट नहीं विजिबल हो पा रही है, जिससे लाइट नहीं जा पा रही है, जिससे चमक नहीं पा रहे। इसे, ये जो सिचुएशन आई थी जब इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं डार्क एज, ये हमारी डार्क एज। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे बढ़ता है तो टेम्परेचर डाउन होने लगता है, तो यहां पे होता है कूल। जब कूलिंग होने लगती है तो इलेक्ट्रॉन
और प्रोटॉन दोनों रिएक्शन करके एटम बनाने लगते हैं, जिससे क्या बनता है, हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरह के। और कुछ ट्रेसेस मिले थे, लिथियम के भी ट्रेसेस मिले थे, बेरिलियम के भी ट्रेसेस मिले थे, बेरिलियम के भी ट्रेसेस मिले थे कुछ। ठीक है, अब हाइड्रोजन हमें पता ही है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हीलियम, हीलियम बनाते हैं। और जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलती है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी। जब वो एनर्जी रिलीज होती है, हाई एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एनर्जी जो होती है ये किस कारण आती है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। इसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन, हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय संलयन। जिस रिएक्शन पे हमारे सन में रिएक्शंस हो रही है, जिस रिएक्शन से हमारे सन में रिएक्शंस हो रही है, वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन है, क्योंकि वहां पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं, तब वो पे हीलियम बनता है, जो हमें दिखाई देता है, बहुत ब्राइटनेस दिखाई देती है, बहुत ज्यादा वास्ट एनर्जी दिखाई देती है। तो वो सब क्या है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण है, ध्यान रखना, जिससे हीलियम बनता है। इसी की वजह से हमारे स्टार्स चमकते हुए दिखाई देते हैं, ये रीजन है। अब हम इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, सेकंड बाय सेकंड, पूरा प्रोसेस देखेंगे। ये ध्यान रखना है सब चीजें, आप इसे उतार लिया करो तो मेरे साथ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका। अब देखिए, यहां पे हम लिखेंगे टाइम, ये हमारा टाइम चलेगा। यहां पे हम लिखेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में। यहां पे हम देखेंगे इवेंट्स क्या क्या हुए, क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या घटनाएं किस समय पे घटी। ठीक है, यहां पे हम वो सब देखेंगे। देखिए, ध्यान से देखना। एक छोटी बॉल था, हमारा ब्रह्मांड एक छोटी बॉल था, जिसकी डेंसिटी इन्फिनाइट डेंसिटी थी, जिसका टेम्परेचर इन्फिनाइट था। ठीक है, वो टाइम स्केल ब्रह्मांड के बनने से पहले का वो टाइम स्केल, उस टिनी बॉल का टाइम स्केल जो था 10 to the power -43 सेकेंड, 10 to the power -43 सेकेंड। और उस टाइम पे उसका टेम्परेचर कितना था जब वो बर्स्ट हुआ था, जब इन्फ्लेशन हुई थी, जब एक्सपेंड होना स्टार्ट होता, उस टाइम पे टेम्परेचर था 10 to the power 32। इस टाइम पे क्या हुई थी, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हुई थी, पूरा यूनिवर्स एक्सपेंड होने लगा था, ग्रेप फ्रूट की तरह, ग्रेप फ्रूट ऐसे बिखर गया था सारा का सारा, ऐसे एकदम से, जैसे बॉम्ब फोड़ते हैं ना, एकदम से बिखर जाए, इस टाइम पे वो बिखर गया था। इस टाइम पे सेकंड के 10 to the power -43 हिस्से पे, मतलब कितना कम टाइम हो, अनइमेजिनेबल कम टाइम। फिर इसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या आता है, दूसरा प्रोसेस 10 to the power -32 सेकेंड। इस टाइम पे टेम्परेचर था 10 to the power 27। इन्फ्लेशन के बाद क्या क्या रिएक्शंस होती है, इन्फ्लेशन के बाद कोर्क बनते हैं। कोर्क क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, कोर्क अनडिविजिबल पार्ट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इस टाइम पे कोर्क्स बनते हैं, कोर्क्स बनते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मांड में फैल गया, अभी तो एक्सपेंड हो गया, अब उसमें कोर्क्स बनेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, कुछ न्यूट्रॉन्स बनेंगे। इस टाइम पे कोर्क्स बनते हैं, जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कारण बनते हैं बनने का। ठीक है, इस टाइम पे कोर्क्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बनते हैं, ये दोनों कोर्क्स। ठीक है, इसके बाद अगली स्थिति क्या आती है, ये सब जो है ये एक तरह से सूप हम पीते हैं ना, सीदिंग सूप, खोलता हुआ सूप, तो इस तरह का ब्रह्मांड बना होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हॉट होता है, बहुत ज्यादा हॉट होता है, इतना ज्यादा हॉट होता है कि मतलब वे आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, इतना ज्यादा हॉट है। लेकिन फिर भी टाइम क्योंकि एक्सपेंड करेगा
कोई भी चीज फैलेगी, भाई जैसे आपने गिलास में दूध लो, आपने गिलास में दूध लिया, वहां पे ज्यादा गर्म रहे, उसे किसी प्लेट में फैला दो, किसी प्लेट में फैला दो, जल्दी ठंडा हो जाएगा। जब कोई चीज छोटे से पार्ट से ज्यादा हिस्सों में फैलती है तो ठंडी होती है। तो धीरे धीरे देखो आप टेम्परेचर डाउन हो रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रहा है टाइम के साथ। अभी भी 1 सेकंड पूरा नहीं हुआ है, ध्यान दोगे तो अभी भी 1 सेकंड पूरा नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ 1 सेकंड पूरा। आप ध्यान से देखो, अभी भी -32 सेकंड तक है, सेकंड का बहुत छोटा हिस्सा है। इसके बाद आता है 10⁻⁻8 सेकंड। 10⁻⁻8 सेकंड पे क्या होता है, टेम्परेचर कहां चला जाता है, 10⁻13 पे, टेम्परेचर और नीचे आता है 10⁻13 पे। अभी भी ये बहुत गर्म है, लेकिन पिछले के मुकाबले अभी ठंडा हो रहा है। तो अब क्या होगा, ये कॉर्क्स है, ये चेंज होने लगेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में, चेंज होने लगेंगे। अब ये चेंज होने लगेंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, ठीक है। इसे ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ये सब एक एक चीज हमें बहुत ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद अब ये सेकंड्स तो पूरी हो गई, अब देखो 3 मिनट हुए, अभी ब्रह्मांड बने हमें 3 मिनट हुए। अब 3 मिनट बाद क्या होता है, 3 मिनट बाद जब हमारा टेम्परेचर कितना हो जाता है, कितना हो जाता है हमारा टेम्परेचर, अभी तक हमारा 10⁻13 था, अब हो जाता है हमारा 10⁸ डिग्री सेंटीग्रेड। 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है हमारा टेम्परेचर अभी भी, देखिए। लेकिन अभी भी ये इतना हॉट है क्योंकि अब हमारे पास क्या आ गए, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी आ गए यहां से, अब हमारे पास यहां से प्रोटॉन भी आ गए, यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी आ गए और प्रोटॉन भी आ गए। लेकिन अभी भी ये एटम नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि अभी भी ये बहुत ज्यादा गर्म है, ये सीडिंग सूप की तरह अभी भी बहुत ज्यादा गर्म है, अभी भी ये एटम नहीं बना पाएंगे 3 मिनट बाद भी। लेकिन ब्रह्मांड बनने के 3 मिनट बाद हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल गए थे जो हमारे ब्रह्मांड बनने का आधार बन गए। यहां से ब्रह्मांड बनने का आधार शुरू हो गया एक तरह से, ठीक है। अब 3 मिनट बाद जब ये सारा प्रोसेस हो गया, अब ये रिएक्शन तो करेंगे, टेम्परेचर भी डाउन होगा, अब टाइम भी बढ़ेगा। अब ब्रह्मांड 3 मिनट बाद यही सब रहा, लेकिन 3 लाख सालों तक यही चलता रहा। लेकिन 3 लाख साल, ब्रह्मांड बनने के 3 लाख साल, 3 लाख ईयर्स, 3 लाख साल ब्रह्मांड बनने के, टेम्परेचर और डाउन हुआ। टेम्परेचर हमारा आ गया 10⁻3 पे, 10⁻3 पे हमारा टेम्परेचर आ जाता है। अब क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, देखो क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो गया, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे एक दूसरे के साथ। अब इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और पहले एटम का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, एटम का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे एटम्स बनते हैं। फिर वे एटम सभी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं। इस तरह हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण होता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे बेरिलियम, लिथियम, इनके ट्रेसेस भी मिलते हैं, तो इसका निर्माण होता है, इनका निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है 3 लाख साल बाद। देखो ब्रह्मांड बनने के 3 लाख साल बाद जब टेम्परेचर 10⁻3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसके बाद 1 बिलियन ईयर बाद क्या होता है, ब्रह्मांड बनने के 1 बिलियन ईयर बाद क्या होता है, क्योंकि अब धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन जा रहा है, 1 बिलियन ईयर बाद क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल मेथड है ये। 1 बिलियन ईयर बाद, 1 बिलियन ईयर बाद क्या होता है, टेम्परेचर -200 इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है कि सभी पार्टिकल्स ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। और वे कैसे करते हैं, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसका मास ज्यादा होता है, वो अट्रैक्ट करने लगता है। अब ये और ठंडा हो गया, अब ये और ठंडा हो गया, और ये जितना ठंडा हो गया, अब हमारे पास जो हमारे प्रीमोर्डियल जो हमारे एलिमेंट्स थे वे कौन कौन से थे, हमारे पास हाइड्रोजन था, हमारे पास हीलियम था। अब उनसे क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन था जो ज्यादा बड़ा क्लाउड था, जो जितना बड़ा क्लाउड होगा
उसने गैलेक्सी का निर्माण स्टार्ट करना कर दिया। देखिए हाइड्रोजन से हीलियम बनने लगे, जिससे ब्राइटनेस बढ़ने लगी। इससे जो बड़े क्लाउड थे, जो बड़े क्लाउड थे, जो बड़े क्लाउड थे वे गैलेक्सी को बनाने लगे, गैलेक्सी को बनाने लगे। और जो छोटे क्लाउड थे, बिग क्लाउड, बिग क्लाउड, और जो छोटे क्लाउड थे हमारे, वे बनाने लगे स्टार्स को, वे बनाने लगे स्टार्स को। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक बार और डिक्टेट करूंगा मैं आपको ये सब। बड़े क्लाउड बनाने लगे गैलेक्सी को, और छोटे क्लाउड बनाने लगे हमारे स्टार्स को। क्योंकि एक बड़ा क्लाउड, उसके अंदर भी छोटे छोटे क्लाउड होते हैं, वही स्टार्स है। इसलिए गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, क्लम्सीज है, डस्ट के क्या होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें डस्ट, डस्ट प्लस गैसेस, इसके क्लम्सीज होते हैं, क्लम्सीज होते हैं, जो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के द्वारा एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं ग्रेविटी के द्वारा। तो ये यहां पे गैलेक्सी बनने लगी और यहां पे स्टार्स बने। छोटे क्लम्सी जगह स्टार बनाएंगे, सीधी सी बात है। जो बड़े हैं, क्योंकि छोटे 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 छोटे, एक गैलेक्सी अगर सपोज करो ये हमारी कोई गैलेक्सी है, ठीक है, तो इसके अंदर ये स्टार है, ये स्टार है, इंटरस्टेलर है, ये डस्ट है, ये सारी की सारी डस्ट है, ठीक है। ये छोटे छोटे क्लम्सीज है, ये छोटे छोटे क्लम्सीज है, ये छोटे छोटे क्लम्सीज है। अगर देखोगे आप, ये क्लम्सीज है, तो ये तो बन गए स्टार, ये तो बन गए स्टार। अब ये सब इसके अंदर है, ये इसका सब पार्ट है, तो ये एक दूसरे से ग्रेविटी के द्वारा अट्रैक्ट होने लगे, सभी के सभी ये एक दूसरे से ग्रेविटी के द्वारा एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे। तो ये गैलेक्सी बन गई, एक गैलेक्सी बन गई, ठीक है। 1 बिलियन साल बाद एक गैलेक्सी बन गई। फिर आता है लास्ट पॉइंट, 13.79 बिलियन। क्या होता है 13.79 बिलियन? 13.79 बिलियन जब टेम्परेचर -270 डिग्री सेंटीग्रेड था, उस टाइम पे क्या होता है कि स्टार डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, स्टार खत्म हो जाते हैं। और जब स्टार खत्म होते हैं, देखिए जब कोई चीज खत्म होती है तो कुछ ना कुछ देके जाते हैं। स्टार्स खत्म होते हैं तो वे हैवी एलिमेंट्स देके जाते हैं। एक तरह से स्टार्स खत्म होने का रिजल्ट ही हैवी एलिमेंट्स होते हैं, जिससे हमारे प्लैनेट्स की उत्पत्ति हुई है। ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको सोलर सिस्टम और अर्थ की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा, अपने प्लैनेट्स की उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन के बारे में बताऊंगा। आप ध्यान रखना पूरा का पूरा इसके लिए, इस टाइम पे हमारे प्लैनेट्स की उत्पत्ति होती है। क्यों होती है प्लैनेट्स की? प्लैनेट्स की उत्पत्ति क्यों होती है? हैवी एलिमेंट्स की उत्पत्ति क्यों होती है इस टाइम पे? क्यों होती है? क्योंकि स्टार्स खत्म हो जाते हैं, स्टार्स डाई, और इस स्प्यू में वे हैवी एलिमेंट्स छोड़ जाते हैं, ठीक है। देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसे आप पूरे को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पूरे का एक बार, फिर मैं आपको इसे दोबारा बताऊंगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से ले लीजिए। ठीक है, हो गया। अब मैं आपको एक बार और इसे समझा देता हूं, दूसरे कलर से समझा देता हूं थोड़ा सा। देखिए हमारे पास एक छोटी सी बॉल थी, जैसे मैंने आपको अभी बॉम्ब का, पटाखे का एक एग्जांपल दिया था, वो एक्सपेंड हुआ, ठीक है, बर्स्ट हुआ उसमें, तो एक्सपेंशन हुआ। हमारे पास छोटी सी बॉल थी 13.43 सेकेंड पहले, 13⁻⁻43। इस टाइम पे क्या हुआ? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, उसमें इन्फ्लेशन हुई। इन्फ्लेशन से एक ग्रेप्स की तरह का, इस तरह का, इस तरह का एक शेप का, इस शेप का, इस तरह वो फैला। देखिए इस तरह वो फैलना स्टार्ट हुआ, ग्रेप्स की तरह, ठीक है, फैलना स्टार्ट हुआ। ये पार्टिकल्स हैं। अब टेम्परेचर डाउन हुआ, इस सेकंड पे क्या हुआ? कॉर्क्स बनने स्टार्ट हुए। कॉर्क्स, कॉर्क्स होते हैं प्रोटॉन का सबसे छोटा हिस्सा, जो अनडिविजिबल, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब ये डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये बनने स्टार्ट हुए और इलेक्ट्रॉन्स हमारे आने स्टार्ट हो गए, हमारे इलेक्ट्रॉन्स आने स्टार्ट हो गए। इन इस
इवेंट से हमारे इलेक्ट्रॉन लूज होने लगे और कॉक्स, ठीक है। फिर 10⁻⁻8 सेकेंड, जब इसका टेम्परेचर 10⁻13 हो जाता है, इस टाइम पे हमारे कॉक्स से धीरे धीरे, क्योंकि क्या टेम्परेचर डाउन हो रहा है, टेम्परेचर तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑटोमेटिक पहले से ही था, तो ग्रेविटेशन तो प्रोटॉन बनने स्टार्ट हो गए, प्रोटॉन बनने स्टार्ट हो गए तो न्यूट्रॉन बनने लगे, न्यूट्रॉन बनने लगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब 3 मिनट बाद, ब्रह्मांड बनने के 3 मिनट बाद, 3 मिनट बाद जब टेम्परेचर इतना हो जाता है, तब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि एक एटम तो बनाना है, एक एटम बनता है, ठीक है, एटम बनता है, और वो किसका कॉन्सिक्वेंस बनता है, वो बनता है हाइड्रोजन और हीलियम का। तो 3 लाख साल बाद जब टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, उस टाइम पे वो हाइड्रोजन और हीलियम इसका कॉन्सिक्वेंस बनता है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये हमें रिजल्ट में मिलते हैं। और हमें पता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं। उसके लिए जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेंगे, उसके लिए कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, उसके लिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो उसके लिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, हाई एनर्जी चाहिए होती है, तो इस तरह हीलियम बनता है, ये रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, ध्यान रखना, नाभिकीय संलयन, ठीक है। अब 1 बिलियन साल बाद जब टेम्परेचर और डाउन होता है, माइनस में चला जाता है, तब क्या होता है, गैलेक्सीज और स्टार्स का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। तो गैलेक्सी बड़ी होती है, वास्ट होती है, उसके अंदर स्टार्स होते हैं, एक गैलेक्सी के अंदर मिलियंस और बिलियंस स्टार्स हो सकते हैं। तो गैलेक्सी का अपना क्लाउड होता है और स्टार्स का अपना क्लाउड होता है। बड़े क्लाउड के अंदर छोटे छोटे क्लाउड होते हैं, इंटरस्टेलर्स होते हैं छोटे छोटे, बड़े क्लाउड के अंदर छोटे छोटे इंटरस्टेलर्स होते हैं, इनका आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये क्लम्प्सिस बनाते हैं, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और इसका तो अपना है ही है इंटरस्टेलर, बड़ा बड़ा डस्ट है, बड़ी गैसेस है, बड़ा क्लाउड है, तो ये गैलेक्सी बन जाती है बहुत सारे स्टार से मिलकर, ठीक है। अब क्या होता है कि एक एज होती है, स्टार उस टाइम पे डाई कर जाता है, स्टार मर जाता है, तो वो रिजल्ट में क्या देके जाता है, हैवी एलिमेंट्स प्लैनेट्स, जिससे हमारे प्लैनेट्स का निर्माण होता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। और ये बिग बैंग की थ्योरी ने बताया, ये सब हमें बिग बैंग की थ्योरी ही हमें ये सब बता रही है कि ये सब इस तरह हुआ है इस टाइम के साथ, ठीक है। और मैंने इसके नोट्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, बहुत अच्छे से बनाए हैं, वो आपको इधर उधर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप वहां से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी थ्योरी स्टडी स्टेट थ्योरी, ठीक है, स्टडी स्टेट थ्योरी पढ़ेंगे अब हम। अब हम पढ़ेंगे स्टडी स्टेट थ्योरी। देखिए सेकंड थ्योरी है हमारी स्टडी स्टेट थ्योरी। स्टडी स्टेट थ्योरी 1920 में सर जेम्स ने दी थी, जिनका पूरा नाम है सर जेम्स जीन। इन्होंने ये थ्योरी 1920 में दी थी। फिर इस थ्योरी को 1948 में रिवाइज किया था हरमैन बॉन्ड ने। हरमैन बॉन्ड ने इसे रिवाइज किया था, और साथ में उनके जो उनके असिस्टेंट होते हैं, जैसे तो उनके एक असिस्टेंट थे, एस्ट्रोनॉमर थे थॉमस गोल्ड, उन्होंने भी इसमें हेल्प की थी 1948 में, ठीक है। फिर जब इन्होंने थ्योरी दे दी तो उसके बाद इसमें कुछ करेक्शंस किए गए, तो उन करेक्शंस को करने के बाद फिर इसे रिवाइज किया गया इस थ्योरी को, तो दी थी फ्रेड होयल ने। उसके बाद वो फ्रेड होयल ने उसे करेक्ट किया था। देख लीजिए एक बार हम सीक्वेंस देख लेते हैं। 1920 में ये सर जेम्स
जीन्स ने दी थी थ्योरी, ठीक है। फिर 1948 में इसे रिवाइज किया था सर हरमैन बॉन्डी एंड थॉमस गोल्ड, ठीक है। फिर इसे इसके बाद इसमें कुछ करेक्शंस करने के बाद इसे फिर रिवाइज किया था, किन्होंने किया था इसे? सर फ्रेड होयल ने। इन्होंने कोई नई बात नहीं बताई है, इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक छोटी सी बात बताई। इन्होंने कहा, देखो हमने पढ़ाई था बिग बैंग में कि एक छोटा सा गोला था जिसकी बहुत ज्यादा डेंसिटी थी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, ये था। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड तो फैल रहा है, वो फैलेगा, एक सीमा तक वो फैलेगा, इन्होंने ये कहा, लेकिन जो यूनिवर्स है उसका टेम्परेचर, उसकी डेंसिटी और उसका मास, इन्होंने कहा कि मास एंड डेंसिटी ये कांस्टेंट रहनी चाहिए, ये कांस्टेंट रहनी चाहिए। इन्होंने कहा ब्रह्मांड इतना हो, इतने से वो इतना हो जाए, इतने से इतना हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मास डेंसिटी दोनों कांस्टेंट रहनी चाहिए। और जब बढ़ेगा तो कंटिन्यूअस वे में मैटर तो बढ़ेगा ही, मैटर तो क्रिएट होगा ही होगा, तो मैटर बढ़ता रहेगा, लेकिन उस यूनिवर्स का मास और डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, इन्होंने ये बताया। और ये भी कहा है कि हाँ यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, ये भी इन्होंने बोला है। इनकी थ्योरी सिर्फ यही थी और इन्होंने कुछ ज्यादा बोला नहीं था। इन्होंने ये भी बोला था कि ब्रह्मांड की कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, लेकिन इनकी थ्योरी को खारिज कर दिया गया था। इन्होंने बोला था नो बिगिनिंग नो एंड, इन्होंने बोला था नो बिगिनिंग नो एंड बोला था, लेकिन बिगिनिंग भी है और एंड भी है, तो ये दोनों हम बिग बैंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है। देख लीजिए इसे, थोड़ा सा आप उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट थ्योरी पढ़ाने वाला हूं। इन थ्योरीज में आप देखोगे, थ्योरीज हो या जो भी मैकेनिज्म हो, प्रोसेस में हो बनने का, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट थ्योरी की। नेक्स्ट थ्योरी क्या है हमारी? पल्सेटिंग थ्योरी। थर्ड थ्योरी हमारी पल्सेटिंग थ्योरी। पल्सेटिंग थ्योरी, पल्सेटिंग थ्योरी क्या कहती है? देखिए आपने घरों में स्प्रिंग देखे होंगे, स्प्रिंग होते हैं घरों में, तो वे इस स्प्रिंग को ऐसे दबाए तो वहां चला जाता है, छोड़ दे तो वहीं आ जाता है अपनी पोजीशन पे, यही पल्सेटिंग थ्योरी है। तो पल्सेटिंग थ्योरी ये कहती है कि जो हमारा यूनिवर्स है ये टाइम के साथ साथ एक्सपेंड करता है और टाइम के साथ साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। ये बोलता है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा तब ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा ये एक्सपेंड करता रहेगा। तो इन्होंने क्या बोला कि ये ड्यूरिंग द टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन इनका चलता रहेगा अल्टरनेटिवली, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, अल्टरनेटिवली ये चलता रहेगा, इन्होंने ये बोला है। पल्सेटिंग थ्योरी ये कहती है हमारी, ठीक है। और जब ये एक बार एक्सपेंड हो जाएगा तो फिर ये दोबारा जब अपनी एज कंप्लीट कर लेगा तो खत्म हो जाएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर ये इसमें कुछ ज्यादा नहीं बताया, इसने सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के बारे में बताया कि कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड ये अल्टरनेटिवली होता रहेगा और ये साइकिल है, ये चलती रहेगी, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, और यही है थ्योरी, और कुछ इसमें कुछ खास भी नहीं है, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपना थ्योरीज के बाद का, बिग क्रंच थ्योरी। बिग क्रंच थ्योरी क्या है? बिग क्रंच थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है एंड ऑफ यूनिवर्स, कि अब ब्रह्मांड का विनाश भी होना है। देखिए बिग क्रंच थ्योरी,
बिग क्रंच थियरी, एंड ऑफ यूनिवर्स, एंड ऑफ यूनिवर्स। देखिए देखिए, आप एक सामान्य सी बात लेते हैं, जैसे कभी कभी हमारे शरीर पे फुंसी वगैरह, पिंपल्स वगैरह, एब्सकस वगैरह हो जाते हैं, तो धीरे धीरे स्वेल करता है, धीरे धीरे स्वेल होता है वो। तो उस जब वो धीरे धीरे स्वेल हो जाएगा, जैसे हमारे हाथ पे हो गया, वो धीरे धीरे स्वेल हो जाएगा, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो अपने आप फट जाएगा स्वेल होने के बाद। तो इसका मतलब अब वो इतना बड़ा था और वो फट जाएगा। जब फटने के बाद क्या होगा कि वो खत्म हो गया, उसमें से जो भी मटेरियल था सब गायब हो गया, खत्म हो गया। अब वो फिर से अपनी बिगिनिंग पे आ जाएगा। यही है बिग क्रंच थ्योरी यूनिवर्स की। यूनिवर्स की बिग क्रंच थ्योरी यही कहती है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगा, पूरा यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगा। और जब वो कोलैप्स कर जाएगा तो अपने उसी पॉइंट पर आ जाएगा जिस पे वो पहले था, जिस पे वो पहले था, वो सिंगल पॉइंट पे कोलैप्स कर जाएगा और स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। फिर से न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी, न्यू बिगिनिंग। और ये प्रोसेस साइक्लिक होता है, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। और ये ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे चलता रहेगा। ध्यान रखना, यही बिग क्रंच थ्योरी है कि एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरा यूनिवर्स समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कंपोजिशन। देखिए, हर चीज का अपना अपना कंपोजिशन। जैसे मानव शरीर है, मानव शरीर का अपना कंपोजिशन है कि इसमें क्या क्या चीजें है, दांत है, आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है। तो ये सब चीजें, इसी तरह यूनिवर्स का भी अपना कंपोजिशन है। कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स। देखिए, अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये हमारा, सपोज करो, यूनिवर्स है। इसे थोड़ा और बड़ा बना देता हूं मैं, थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। ये हमारा यूनिवर्स है, मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्स है। अब इसमें क्या क्या है, अगर इसमें देखें, ये टोटल 100% है, ये टोटल 100% है। तो अगर इसमें देखें 73% इसमें डार्क एनर्जी है। बताऊंगा मैं अभी कि क्या होती है डार्क एनर्जी, बताऊंगा। और इसमें अगर देखें तो 23% इसमें डार्क मैटर है, डार्क मैटर है, 23% डार्क मैटर है। और 3.8% और बच गया अब इसमें 3.2%, सॉरी 3.2% इसमें क्या है हमारा, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस है। 3.2% हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस है। अब बच जाता है यहाँ पे 0.8%। अगर हम इस 0.8% को ऐसे यहाँ पे करें तो इसमें क्या क्या आता है? 0.8% में हमारे स्टार्स आते हैं, स्टार्स आते हैं। इसमें हमारे प्रोटॉन्स, न्यूट्रिनोज आते हैं, न्यूट्रिनोज आते हैं। ये सब इसमें प्लैनेट्स आते हैं। अभी जब मैं आपको बताऊंगा ना कि कितने % प्लैनेट्स है, तो आप कहोगे इतने कम, इतने कम है, तो तब आपको पता चलेगा कि कितने कम प्लैनेट्स है। क्योंकि अगर 0.8% देखे तो 0.8% का जो हिस्सा है, 0.5% वो तो है स्टार्स का, और 0.3% ये है न्यूट्रिनोज का।
ये न्यूट्रिनोज का है। और अब जहां हम रहते हैं और जिस सोलर सिस्टम की हम बात करते हैं, ये हमें नए नए प्लैनेट्स देख रहे हैं, ये कितने परसेंट है, सोच भी नहीं सकते, इतने कम है। ये 0.03% है सिर्फ। 0.03%। अब देख लीजिए कितना कम है। अब हमारे पास डार्क एनर्जी 73% है, 23% डार्क मैटर है, 3.2% हाइड्रोजन, हीलियम और अदर पार्टिकल्स है हमारे पास। ठीक है, डार्क एनर्जी क्या है। अब बात करते हैं डार्क एनर्जी। देखिए, डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस एनर्जी है। डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी क्या है, एक मिस्टीरियस एनर्जी है डार्क एनर्जी। ठीक है, ये एक मिस्टीरियस एनर्जी है। ठीक है, मिस्टीरियस एनर्जी है डार्क एनर्जी। ठीक है, डार्क एनर्जी हमारी मिस्टीरियस एनर्जी होती है। मिस्टीरियस क्यों होती है, क्योंकि यही एनर्जी हमें बताती है कि हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। कैसे बताती है, क्योंकि इसके अंदर एंटी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी होती है। एंटी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। और जब एंटी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी होती है तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, रेपल करेंगे। तो यही बताती है कि हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। यही बताती है कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, यही बताती है डार्क एनर्जी। ठीक है, अब बात आती है डार्क मैटर की। डार्क मैटर क्या होता है, डार्क मैटर नाम से ही पता है, डार्क मैटर। मैटर तो है लेकिन डार्क है, जो हमें दिखाई नहीं देता। नॉट विजिबल, नॉट विजिबल। क्यों विजिबल नहीं है, क्योंकि क्योंकि कोई रेडिएशन नहीं है, इसलिए विजिबल नहीं है। नॉट विजिबल, डार्क मैटर। डिटेक्ट किया जा सकता है, कैन बी डिटेक्ट। कैसे डिटेक्ट, क्योंकि डार्क मैटर है तो डिटेक्ट तो किया ही जाएगा, मैटर है तो डिटेक्ट तो किया ही जाएगा। कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, ग्रेविटी के द्वारा इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। भाई कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रही, क्योंकि उसके पास अपनी शाइनिंग नहीं है, अपनी ब्राइटनेस नहीं है, इसलिए वो चीज दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन उसे पता तो लगाया जा सकता है ना, उसका ग्रेविटी के द्वारा, उसका ग्रेविटी के द्वारा पता लगाया जा सकता है। इट कैन बी डिटेक्टेड बाय ग्रेविटी, लेकिन वो विजिबल नहीं है, वे देख ही नहीं जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता। अब आता है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम ये सबसे ज्यादा अबेंडेंट पार्टिकल्स है, एटम्स है, जो हमारे यूनिवर्स में पाए जाते हैं। 3.2%, 3.2% सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं। फिर हमारे प्लैनेट्स है, स्टार्स है। स्टार्स 0.5% है। ठीक है, न्यूट्रिनोज स्टार्स हमारे 0.5% है, जो कैसे बनते हैं, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जिससे हीलियम बनता है, इससे स्टार्स बनते हैं हमारे। न्यूट्रिनोज क्या होते हैं, न्यूट्रिनोज होते हैं वे पार्टिकल जिन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, जिन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, बहुत ही उनका कम मास होता है। एक तो मास भी बहुत कम होता है, एक उन पे कोई चार्ज भी नहीं होता। और ये न्यूट्रिनोज पैदा कैसे होते हैं, जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, जब आपस में उनका कोलिजन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के कारण ये पैदा होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा, न्यूक्लियर रिएक्शंस। और फिर मैंने बताया था जब स्टार डाई होता है तो प्लैनेट्स बनते हैं, हैवी एलिमेंट्स बनते हैं जिनसे हमारे प्लैनेट्स का निर्माण होता है। तो ये सिर्फ 0.03% है। ताज्जुब की बात है कि पूरे ब्रह्मांड को देखें तो जो हैवी एलिमेंट्स जिससे प्लैनेट्स बने हैं वे सिर्फ 0.03% है, ओनली 0.03%। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा गैलेक्सी। ये सब आप उतार लिया करो, नहीं तो मैंने अपने नोट्स में दिया है, वहां से आप देख लेना। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं सोचता हूं कि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप जो भी पढ़े बेस्ट पढ़े, और जो भी मैं पढ़ाऊं मैं अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाऊं। ठीक है, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं।
अब हम पढ़ेंगे गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी एक क्लाउड होता है जिसमें डस्ट और गैसेस होती है। वे उसमें मैटर जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। गैलेक्सी के अंदर अगर गैलेक्सी की बात करें, मैं इसे रफ कर देता हूं, गैलेक्सी लिख देता हूं। अब अगर हम गैलेक्सी की बात करें, गैलेक्सी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डस्ट एंड गैसेस, जिसे हम इंटरस्टेलर भी बोलते हैं, गैसेस, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो डस्ट पार्टिकल और गैसेस ये बनाते हैं क्लम्प्स, क्लम्प्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट, ये बनाते हैं क्लम्प्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट। ठीक है, जिससे क्या बनता है? हमारे स्टार्स बनते हैं, स्टार्स बनते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये सपोज करो कोई गैलेक्सी है, ये कोई गैलेक्सी है, इसमें पार्टिकल्स ऐसे बिखरे हुए हैं, इसमें ये क्लाउड, छोटे छोटे गैसेस क्लाउड्स है, ये पार्टिकल्स यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे ऐसे गैसेस क्लाउड है। कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, इसमें ये सब है। ठीक है, ये सब इसके अंदर है। अब ये ग्रेविटी के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, जिससे क्लम्प्सिस बनते हैं, जिससे स्टार्स बनते हैं और एक पूरी गैलेक्सी का निर्माण होता है। हमारी गैलेक्सी जो होती है, गैलेक्सी जो होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक होती है यूनिवर्स बनने का, बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक होती है यूनिवर्स बनने का। ध्यान रखना ये बात, गैलेक्सी जो है बिल्डिंग ब्लॉक होती है यूनिवर्स बनने का। बड़ी से बड़ी गैलेक्सी, बहुत गैलेक्सी है, मैंने बताया था अराउंड 100 बिलियन गैलेक्सी है, अराउंड 100 बिलियन गैलेक्सी है, 100 बिलियन गैलेक्सीज है। और ऑन एवरेज हर गैलेक्सी में कितने स्टार्स? 100 बिलियन ही स्टार्स है, 100 बिलियन ही स्टार्स है। तो छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी गैलेक्सी, अगर हम छोटे से छोटी गैलेक्सी की बात करें तो सबसे छोटी गैलेक्सी, स्मॉलेस्ट गैलेक्सी, उसके पास भी, स्मॉलेस्ट गैलेक्सी की बात करें तो उसके पास भी 1 लाख स्टार्स है। उस गैलेक्सी के पास भी 1 लाख स्टार्स है, अगर हम सबसे छोटी गैलेक्सी की बात करें। और सबसे बड़ी गैलेक्सी की बात करें, बिगेस्ट गैलेक्सी की बात करें, तो उसके पास भी 3000 बिलियन स्टार्स, 3000 बिलियन स्टार्स है, 3000 बिलियन स्टार्स। ठीक है, अब देखिए, छोटी के पास भी 1 लाख स्टार्स है, बड़ी के पास भी 3000 बिलियन स्टार्स है। लेकिन बहुत सारी गैलेक्सीज है, सबका शेप अलग अलग होता है, हर गैलेक्सी की अलग अलग शेप होती है। तो इस तरीके से इन्हें कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया गैलेक्सीज को। ये सब देख लीजिए, उतार लीजिए, फिर मैं रफ कर रहा हूं। अब गैलेक्सीज का अगर डिवीजन देखें तो गैलेक्सीज को 2 शेप के, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हमारा रेगुलर गैलेक्सी, रेगुलर गैलेक्सी, फर्स्ट है हमारी रेगुलर गैलेक्सी, और सेकंड है हमारी इर्रेगुलर गैलेक्सी, इर्रेगुलर गैलेक्सी। ठीक है, फर्स्ट है हमारी रेगुलर गैलेक्सी, सेकंड है हमारी इर्रेगुलर गैलेक्सी। अब यहां पे डायग्राम देख लीजिए आप, रेगुलर गैलेक्सी, रेगुलर गैलेक्सी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें भी जो जनरली गैलेक्सी होती है, इसमें एक हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है,
मिल्की वे गैलेक्सी है इसमें हमारे वाली, दूसरी है इसमें इलिप्टिकल गैलेक्सी, इलिप्टिकल गैलेक्सी। एक है इसमें हमारे वाली गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, और दूसरी है इसमें इलिप्टिकल गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी कौन सी है हमारी? स्पाइरल, स्पाइरल गैलेक्सी, ये स्पाइरल गैलेक्सी है। तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक स्पाइरल गैलेक्सी और दूसरी मिल्की वे गैलेक्सी। अब बात करते हैं स्पाइरल गैलेक्सी की। स्पाइरल गैलेक्सी की अगर हम बात करें तो स्पाइरल गैलेक्सी देखते हैं, स्पाइरल गैलेक्सी ये कैसी होती है? देखो ये ऐसी होती है, जैसे कॉपी वगैरह में हम देखते हैं कि वो ऐसे बने रहते हैं ना स्पाइरल, तो हमारी ये है स्पाइरल गैलेक्सी जिसका शेप ऐसा होता है। इसमें स्पाइरल गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी। अगर मिल्की वे गैलेक्सी देखें, मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे, जिसका शेप कैसा है? डिस्क की तरह का शेप है, ऐसे ऐसे शेप है। और ये यहां से ऐसे अगर देखा जाए तो यहां से ये ऐसे हल्की सी उभरी हुई है, बीच में से बल्ज है, इसके बीच में बल्ज है। अगर देखें तो बीच में इसके बल्ज है। बल्ज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टार्स का कंसंट्रेशन है, बहुत ज्यादा स्टार्स है, तो यहाँ पे ये एक बल्ज है, ये ठीक है, ये एक बल्ज है। ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सी। अब बात करते हैं हम कि स्पाइरल गैलेक्सी का शेप कैसा है। देखिए जो हमें दिखाई देता है, ये बीच में बहुत शाइनिंग पार्ट होते हैं, और अगर हम इसे देखें तो ये ऐसा, और इसे देखें तो ये हमारा ऐसा, ये इसके आर्म्स हैं, ये स्पाइरल गैलेक्सी के आर्म्स है। अगर इन्हें देखें तो ये स्पाइरल गैलेक्सी के आर्म्स है, ये सब, तो ये सब स्पाइरल गैलेक्सी है। ये ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ये स्पाइरल गैलेक्सी है। बीच में ये बहुत शाइनिंग पार्ट है, ये जो बीच में शाइनिंग पार्ट है ये इसका सेंटर है स्पाइरल गैलेक्सी का। इसमें ज्यादातर पुराने स्टार्स होते हैं, इसमें ज्यादातर ओल्ड स्टार्स होते हैं, ओल्ड स्टार्स, इसमें ज्यादातर ओल्ड स्टार्स होते हैं। और इन आर्म्स में न्यू बॉर्न स्टार्स होते हैं, न्यू बॉर्न स्टार्स होते हैं। ठीक है, इनमें न्यू बॉर्न स्टार्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये थोड़ा और गैलेक्सीज के मुकाबले छोटी होती है और कम ब्राइट होती है, कम ब्राइट होती है, क्योंकि इसके पास आर्म्स आ जाते हैं ना, और आर्म्स गैसेस के क्लम्सिस बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो अदर गैलेक्सीज है उनके मुकाबले ये थोड़ा छोटी होती है और कम ब्राइट होती है। सेकंड आती है हमारी इलिप्टिकल गैलेक्सी। नेक्स्ट आती है हमारी इलिप्टिकल गैलेक्सी। देखिए इलिप्टिकल गैलेक्सी कैसी होती है? इलिप्टिकल गैलेक्सी ऐसी होती है, ये बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा रेगुलर होती है। खास बात इसकी है कि बहुत ज्यादा रेगुलर होती है और बहुत ज्यादा ब्राइट होती है ये। और इसमें स्टार्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी कि किसी पैटर्न में है, कोई पैटर्न नहीं, लेकिन बस एक उसके अंदर है, एक डिस्क के अंदर है, सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टार्स का, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, ब्राइटेस्ट, बहुत ज्यादा शाइन करती है ये, बहुत ज्यादा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट गैलेक्सी हमारी इर्रेगुलर गैलेक्सी। इर्रेगुलर गैलेक्सी जैसे नाम से ही हम देख रहे हैं, नाम से हमें पता चल गया कि इर्रेगुलर गैलेक्सी हो क्या सकती है। जो इर्रेगुलर होती है, जो ऐसे 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 कुछ भी हो सकती है, जो ऐसे 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 कुछ भी हो सकती है, इर्रेगुलर गैलेक्सी होती है। इसमें ये सब स्टार्स होते हैं, ये सब स्टार्स होते हैं। जितनी भी हमारी गैलेक्सीज है, जितनी भी हमारी गैलेक्सीज है, जितनी भी गैलेक्सीज है, उनका 1/10 पार्ट इर्रेगुलर गैलेक्सी होता है। उनका 1/10 पार्ट, टोटल गैलेक्सीज का 1/10 पार्ट, 10th पार्ट टोटल गैलेक्सीज का इर्रेगुलर गैलेक्सी है। इसका मतलब हमारे पास कितनी गैलेक्सी है टोटल? 100 बिलियन, 100 बिलियन। तो इर्रेगुलर कितनी हो गई? 10 बिलियन, 10 बिलियन इर्रेगुलर गैलेक्सी है हमारे पास।
इर्रेगुलर गैलेक्सी, ठीक है, इर्रेगुलर गैलेक्सी। और इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें जो पुराने स्टार होते हैं ना, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, पुराने स्टार्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें कोई आर्म तो होते नहीं, इर्रेगुलर होती है, तो इसमें पुराने स्टार्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीजें है कुछ हमें जो पढ़नी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हमारी गैलेक्सी। जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, वो है क्या वास्तव में, क्या है वो, उसे हम कैसे देखते हैं, कैसे उसका मिल्की वे नाम आया है, ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। पहले क्या था, पहले हमारे पास टेलीस्कोप वगैरह तो कुछ था नहीं, टेलीस्कोप तो था नहीं, तो जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वे ऐसे ही देखते थे बिना टेलीस्कोप के। तो उससे उन्हें दिखा, जो ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे, ग्रीक्स ने देखा सबसे पहले, ग्रीक्स ने देखा कि उन्होंने ऊपर देखा, तो ऊपर देखा तो उन्हें दिखा कि ये रिवर ऑफ मिल्क है। उन्होंने इसे रिवर ऑफ मिल्क बताया कि एक स्टार्स की, व्हाइट स्टार्स की एक स्ट्रीक है, एक लाइन है, और वो इस तरह बनी हुई है जैसे रिवर ऑफ मिल्क हो। ग्रीक्स ने बताया। फिर रोमन्स आए, रोमन्स बोले कि नहीं, ये तो रोड मेड ऑफ मिल्क है, ये तो रोड मेड ऑफ मिल्क है। उन्होंने इसे रोड मेड ऑफ मिल्क नाम दिया, और तो धीरे धीरे इस तरह से इसका नाम मिल्की वे पड़ गया, ठीक है। इस तरह से ग्रीक्स ने बताया, क्या ग्रीक्स ने क्या बताया, ग्रीक्स ने बताया, उन्होंने ये व्हाइट स्टार स्ट्रीक है, व्हाइट स्टार स्ट्रीक है, ठीक है। उन्होंने बताया कि ये व्हाइट स्टार स्ट्रीक है जो रोड ऑफ रिवर ऑफ मिल्क है, रिवर ऑफ मिल्क है, उन्होंने ये बताया। फिर रोमन्स आए, रोमन्स ने क्या बताया, रोमन्स ने क्या बताया कि ये रोड मेड ऑफ मिल्क है, रोड मेड ऑफ मिल्क है, रोमन्स ने इसे ये बताया। इस तरह से इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया, हमारी गैलेक्सी का नाम पड़ गया मिल्की वे गैलेक्सी। इस तरह हमारी गैलेक्सी का नाम पड़ गया मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी इसका नाम पड़ गया। अब बात आती है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की विड्थ क्या है, उसका क्या उसके अंदर है, कितने स्टार्स है, क्या है, ये सब देखते हैं। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो कुछ इस तरह की है, वो कुछ इस तरह की है, ठीक है। वो कुछ इस तरह की है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी हमारी कुछ इस तरह की, ये सबसे शाइनिंग पार्ट है। ये डिस्क, डिस्क जो खेलने वाली डिस्क होती है ना, जिसे ऐसे थ्रो करते हैं, खेलने वाली डिस्क के शेप की है ये डिस्क के शेप की है। अगर इसे देखा जाए तो ये ऐसी है, बीच में से बल्ज, बीच में इसके बल्ज है, ये बीच में से उभरी हुई है, ये बीच में से उभरी हुई है, ऐसी है इसकी शेप, थोड़ी सी ऐसी, ये बीच में से इसकी ऐसे शेप उभरी हुई है। क्यों है ये ऐसी उभरी हुई, क्यों है? ये इसका जो पार्ट है, ये इसका थिक पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, बल्ज है इस पार्ट में। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्टार्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, वो भी पुराने स्टार्स का। यहाँ पे स्टार्स का कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्स, स्टार्स का यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें, पूरे डायमीटर की, अगर हम इसके डायमीटर की बात करें कि इसका डायमीटर कितना है, तो इसका डायमीटर अबाउट 1 लाख, अबाउट 1 लाख,
लाइट ईयर्स है, अबाउट 1 लाख लाइट ईयर्स, अबाउट 1 लाख लाइट ईयर्स है। अब आपको लाइट ईयर्स का भी नहीं पता होगा लाइट ईयर होता क्या है। देखिए, लाइट ईयर होता है एक पृथ्वी प्रकाश वर्ष, पृथ्वी प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर कहते हैं। जितनी देर में प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है वो एक लाइट ईयर होता है। देखिए, हमें पता है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 1 लाइट ईयर को बता रहा हूं मैं आपको। 1 लाइट ईयर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, ध्यान से देखना। 1 लाइट ईयर क्या होता है। लाइट की स्पीड हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड होती है। अब प्रकाश वर्ष हमें पता है, हमारी अर्थ पे वर्ष कितने दिन का होता है, 365.25 डेज का। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए अब 365.25 डेज की, ठीक है, इतने डेज की। एक दिन में कितने घंटे होते हैं ये भी हमें पता है, कितने होते हैं एक दिन में, भाई एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। अब एक घंटे में कितनी मिनट होती है हमें ये भी पता है, 60। फिर एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60। तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो एक लाइट ईयर की वैल्यू ये होती है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए हमें क्या होता है लाइट ईयर। तो हमारी जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, उसकी विड्थ कितनी है, 1 लाख लाइट ईयर्स, ठीक है। और हमारी गैलेक्सी में स्टार्स कितने हैं, हमारी गैलेक्सी में अराउंड कुछ जगह लिखा हुआ है 250 बिलियन स्टार्स है, लेकिन हमारी गैलेक्सी में हम ज्यादा वो नहीं करते, एग्जैक्ट फिगर ना लेके, हमारी गैलेक्सी में अराउंड जो स्टार्स है वो 100 to 400 बिलियन स्टार्स है हमारी गैलेक्सी में। इतने हमारी गैलेक्सी में 100 to 400 बिलियन स्टार्स है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सन भी एक स्टार है, सन भी एक स्टार है, पता है, और वो सोलर सिस्टम का पार्ट है। और आपको मैं बता दूं कि जो ये आर्म है, इसमें से एक आर्म का नाम है ओरियन, ओरियन आर्म, एक आर्म का नाम है ओरियन, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, क्योंकि सन भी एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, सन भी तो इसका पार्ट है, तो ये इससे सेंटर से, मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से कितनी दूर है, 26,000 लाइट ईयर। तो ये 26,000 लाइट ईयर की दूरी पे है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 26,000 लाइट ईयर्स की दूरी पे है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा जो सन है, जो हमारा सन है, उसका वो इस सेंटर के चारों ओर कितना टाइम लेता है रिवॉल्व करने में, क्योंकि वो तो रिवॉल्व करेगा, वो उसका भी तो रिवॉल्यूशन है, एक लैप लोग वो भी लेगा। मिल्की वे गैलेक्सी का एक लैप लेने में कितना टाइम लगता है, टाइम टेकन बाय सन टू revolve around the Milky Way galaxy, around the Milky Way galaxy, around the Milky Way galaxy कितना टाइम लगता है, 250 मिलियन ईयर्स का टाइम लेता है, 250 मिलियन ईयर्स का, देख रहे हो। और किस स्पीड से जाता है, स्पीड वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से चलता है, वेलोसिटी ऐसी नहीं कि कम है उसकी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, 285 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलता है, 285। तो इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी को रिवॉल्व करता है, कितने टाइम में, 250 मिलियन ईयर्स में, और किस स्पीड से चलता है, 285 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में बल्ज है, ये डिस्क शेप है, बल्ज है। तो बल्ज क्यों है, क्योंकि इस पे हाई कंसंट्रेशन है यहाँ पे स्टार्स का, और ये आर्म्स बने हुए हैं, ये आर्म्स फैले हुए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूबॉर्न स्टार्स होते हैं और लेस कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। मैंने इस सब के नोट्स अपने डिस्क्रिप्शन में दिए, वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर लेना, लिंक डाला हुआ है, ठीक है। अब बात आती है
हमारी गैलेक्सी के सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सी जो अभी तक पता लगी है? सबसे नजदीक गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी के जो सबसे क्लोज है वो गैलेक्सी है, कौन सी क्लोज है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा ये गैलेक्सी का नाम, दोबारा लिख देता हूं, एंड्रोमेडा ये गैलेक्सी है जो हमारी गैलेक्सी के सबसे ज्यादा नजदीक है। जो हमारी गैलेक्सी से दूर कितनी है ये भाई, उसका डिस्टेंस भी तो होगा ना, कितना डिस्टेंस है? वो है 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स। 2.5 मिलियन। अगर ये गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, तो इन दोनों के जो डिस्टेंस 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स, ये इनके बीच में है डिस्टेंस। ठीक है, लाइट ईयर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ठीक है, आपको मैंने एंड्रोमेडा बता दिया, ये इसकी शेप बता दी, सब कुछ बता दिया। आज के लिए हमारा इतना ही, और इसके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, वहां पे लिंक है, वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर लेना। और मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, तो बहुत मेहनत से लिखा है, तो आशा करता हूँ कि आप उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे और इसे भी आपने अच्छे से समझा होगा। थैंक्स।